गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 2 इज मेटल अराउंड द स्फीयर। इस चैप्टर में लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशन पॉइंट को डिस्कस किया। उसको किस पॉइंट के किन पॉइंट्स के बेसिस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्टली जो आपका जिस बेस पे क्लासिफाई किया था मेनली वो मैंने आपको पढ़ा दिया। कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है ना। अभी देखिएगा सॉल्वेंट के बेस पर आएगा, सॉल्युबिलिटी के बेस पर आएगा, ठीक है ना, और पार्टिकल साइज के बेस पर आएगा। अभी क्लासिफिकेशन के बड़े डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन बस आपने जो पढ़ लिया गैसेस, लिक्विड और सॉलिड उतना ही है, नहीं। उसके बाद अब देखिए सेकंड जिस बेस पे क्लासिफाई किया गया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। नंबर 2 बेटा ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे क्लासिफाई किया गया उसका नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट क्या है? सॉल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, या कहा जाए सॉल्यूशन जो बनता है किससे बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है क्या बनता है सॉल्यूशन। इन दोनों को मिक्स करने से आपका सॉल्यूशन बनता है। इट मींस सॉल्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के बेस पे क्या करना है? क्लासिफाई करना है। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। एक एक्वस सॉल्यूशन, दूसरा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक्वस नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस से आपका सेंस समझ में आना चाहिए। एक्वस मींस एक्वा और एक्वा मींस वाटर। मोस्टली बच्चे जानते हैं एक्वा मींस क्या हुआ आपका? वाटर, ठीक है। तो दो सॉल्यूशंस in which water used as a solvent are called aqueous solution, and those solutions in which alcohol, ether, etc. used as a solvent, ब्रैकेट में एक्सेप्ट वाटर। समझ में आ गया? वाटर को छोड़कर, वाटर को अगर हम ऐड करें तो उसके अलावा जो भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड आप यूज करेंगे वो आपका क्या होगा? सॉल्वेंट। क्योंकि आप वाटर यूज नहीं करते हैं, समझ में आ गया? नॉन वाटर कंपाउंड यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें वाटर का यूज ना हो, ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यानी कि those compounds in which water is not used as a solvent are called non-aqueous solutions. ये रहा। अब इसके डेफिनेशन बेटा नोट कर लीजिएगा, इतना ही मत छोड़िएगा। मैं तो सिर्फ आपको पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, नोट्स आपको खुद ही बनाने हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के बेसिस पर हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात हो गई। अब बेटा अब इसके बाद देखा जाए तो कंसंट्रेशन के बेस पर या सॉल्युबिलिटी के बेस पर हमें क्लासिफाई करना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले सॉल्युबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या है? नोट फर्स्ट हेडिंग नोट डालकर आप क्या है? सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी क्या है समझिएगा। सॉल्युबिलिटी एक तरह की टेंडेंसी बताती है कि आप कितना सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए। समझ में आ रही है ना बात? वही कहना है एक कंडीशन है आपका टेम्परेचर स्पेसिफिक, यानी कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर की बात करें तो है
कांस्टेंट टेम्परेचर या स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है। नंबर 1 कंडीशन कांस्टेंट टेम्परेचर, नंबर 2 सॉल्वेंट आपका 100 ग्राम, सपोज उसने कह दिया 100 ग्राम कांस्टेंट टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट ग्राम, ठीक है, सॉल्यूट के कितने ग्राम डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, वो आपकी क्या होंगी सॉल्यूट, नहीं आ रहा सॉल्यूट। आपके पास कंटेनर में 100 ग्राम सॉल्वेंट है, कितना है 100 ग्राम सॉल्वेंट। अब इसमें मैक्सिमम कितना सॉल्यूट आपका डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। डिसॉल्व होने का मतलब समझते हो ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होना है, सैचुरेटेड मतलब ट्रांसपेरेंट एक तरह से होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है ना। हेटेरोजेनियस बनते ही क्या हो जाएगा, वो लेवल को क्रॉस कर देगा, ठीक। तो क्या करेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर जब तक बनाएगा तब तक क्या होगा आपका, उस चीज को जितना मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा वही क्या होगी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन बनी द नंबर ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ ग्राम सॉल्यूट, द नंबर ऑफ ग्राम सॉल्यूट that can be dissolved in 100 gram solvent at a specific temperature, at a specific temperature to form saturated solution called solubility, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा इसको। अब solubility के बेस पर सॉल्युबिलिटी के बेस पर हमें दो चीजें और ध्यान रखनी बात, अभी तो मैं आपको टेबल भेजूंगा, उसके लिए टेम्परेचर एक्सेट्रा नोट कीजिए। नोट में पॉइंट नंबर 2 प्रेशर बढ़ने के साथ साथ, ये बेटा इंक्रीजिंग का साइन होता है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। किसी भी सॉल्यूशन में अगर प्रेशर बढ़ाया जाता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, एंड नंबर 2 टेम्परेचर बढ़ने के साथ सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज होगी, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से सॉल्युबिलिटी बेटा इंक्रीज होनी चाहिए टेम्परेचर बढ़ने के साथ, बट बुक में दिया हुआ है क्योंकि कोई भी चीज़ हम डिसॉल्व करते हैं, जैसे शुगर को वाटर में डिसॉल्व करना है, अगर उसे हीट मिल रही हो तो वो जल्दी डिसॉल्व होता है ना। आप चाय बनाते हो, घर पे टी बनाते हो, तो आपको मालूम होगा कि कंटेनर में आपने क्या लिया, वाटर लिया, शुगर डाला, ठीक है। नॉर्मल आप उसे आप शिकंजी वगैरह बनाते होगे तो उसमें देखते होगे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट मैक्सिमम चाय बनाने टाइम पर मैक्सिमम अमाउंट में हम उसमें क्या करते हैं, शुगर डिसॉल्व करते हैं, और ऊपर से टेम्परेचर उसको क्या हीट दे देते हैं, तो क्या होता है जल्दी डिसॉल्व होता है। तो आप ये देखिएगा सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ डिक्रीज होती है, ठीक है ना बेटा। बुक में क्यों दिया है मेरे पास तो एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, अब होमवर्क दे दूंगा वो कीजिएगा, कल मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स पोर्शन इसका सॉल्व करूँ, ठीक है। और हाँ, एक एक्टिविटी आज दे रहा हूँ, वो आप अपने प्रैक्टिकल नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, लैब मैनुअल जो आप ले चुके हैं उसमें नोट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।